सो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। बच्चों, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मीडियम का इफेक्ट पढ़ा था कि माध्यम का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है किस पर, कूलाम बल पर। तो यदि दो आवेशों के बीच में यदि हम कोई माध्यम रख दें तो नेट फोर्स ऑन इंडिविजुअल चार्ज, प्रत्येक आवेश पर कुल बल प्रभावित होता है। और उस कुल बल का मान हमने निकाला था जब माध्यम कुछ लंबाई का हो या फिर संपूर्ण लंबाई में माध्यम हो, दोनों प्रभाव हम लोगों ने देखे थे। उसमें बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कुछ आगे की बातें करते हैं। एक क्वेश्चन है कि मान लो आपको दे दिया गया कि दो डोरियां हैं और इन पर दो बोले हैं जिन पर आवेश का मान Q है और इस पर भी आवेश का मान Q है। ठीक है, इसका द्रव्यमान है m इस बॉल का, और इस बॉल का आयतन है v। ठीक है, और बॉल का घनत्व है कितना, d1। और ऐसे ही ये भी बॉल सेम बॉल है तो इसका भी Q आवेश, m द्रव्यमान, v आयतन और d1 इसका घनत्व इस बॉल का। और ये जो दोनों डोरियां हैं इनकी लंबाइयां हैं कितनी कितनी, L और L। दिया गया है कि ऊर्ध्वाधर से ये डोरी भी थीटा कोण बना रही है और ये वाली डोरी भी कितना कोण बना रही है, थीटा, और ये दोनों साम्य अवस्था में है। देखो हुआ क्या होगा कि जब ये दोनों डोरियां ऐसे होंगी, जब इस बॉल को और इस बॉल को आवेश दिया तो ये दोनों प्रतिकर्षित किया, प्रतिकर्षित करके एक ऐसी अवस्था आ गई जब दोनों साम्य अवस्था में आ गई, मतलब ऊर्ध्वाधर से दोनों डोरियों ने थीटा और थीटा कोण बना लिया। क्लियर बात। ये जो सारा निकाय है, ये निकाय अभी किस में रखा हुआ है, हवा में। क्लियर, वैक्यूम में रखा हुआ है। ठीक, अब वैक्यूम में यदि रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ है, ठीक, तो इस तरीके से साम्य अवस्था में है। दूसरी स्थिति में दिया गया है यदि उपरोक्त निकाय को d2 घनत्व के द्रव में डुबो दिया जाए, तब भी डोरियों द्वारा बनाए गए कोण समान रहे, मतलब ये कोण परिवर्तित ना हो, मतलब समान रहे, तब द्रव का परावैद्युतांक का मतलब परावैद्युतांक जो अपन ने क्या निकाला था, एप्सिलॉन r, सापेक्ष विद्युतशीलता, उसे परावैद्युतांक भी कहा जाता है, वो ज्ञात करो। एप्सिलॉन r का मान क्या होगा, परावैद्युतांक क्या होगा, ये सवाल है सर। ये सवाल दिया हुआ है, ये अभी हवा में है, इसे अपन ने किसी द्रव में डुबोया जिसका घनत्व कितना दिया हुआ है, d2, और बॉल का घनत्व कितना दिया हुआ है, d1। तब भी ये कोण परिवर्तित नहीं होते, तो उस स्थिति में क्या ज्ञात करना है अपने को, परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता किसकी, उस द्रव की ज्ञात करनी। तो इसका मतलब ये माध्यम में डुबो दिया। अब वर्तमान स्थिति में यदि ये साम्य अवस्था है तो इस साम्य अवस्था के लिए अपन समीकरण लिखेंगे। तो कोई भी एक बॉल को पकड़ो और उसके लिए समीकरण दे। देखो ये लंबाई L दी गई है, ये भी लंबाई L दी गई है, तो ये लंबाई कितनी होगी, यहां से यहां तक की ये वाली लंबाई, ये होगी L sin थीटा। इसे निकाल सकते हैं अपन इस त्रिभुज से, इस वाले त्रिभुज से। और ये वाली लंबाई भी कितनी होगी, L sin थीटा। तो L sin थीटा प्लस L sin थीटा, तो ये कुल लंबाई कितनी हो गई, 2L sin थीटा। पहली बात तो ये। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। देखो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इसको देखते हैं। जब ये हवा में है, तो जब हवा में है तब साम्य अवस्था हेतु, हवा में साम्य अवस्था हेतु क्या होगा कि अगर अपन इस बॉल को पकड़े तो इस पर mg नीचे लग रहा है, mg, और इधर से इसका क्या लग रहा है, तनाव बल T लग रहा है, और ये बॉल इसको प्रतिकर्षित कर रही होगी इधर, और ये भी इसको प्रतिकर्षित कर रही होगी उधर। तो ये इस पर प्रतिकर्षण कितना दे रही होगी, इधर कितना, कूलाम बल F,
और F बराबर कितना लग रहा होगा K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर बटा दोनों के बीच की दूरी, और वो दूरी कितनी है 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर, 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। यही तो बल लग रहे हैं, और ऐसे ही बल इस पे भी लग रहे होंगे, लेकिन अपन तो किसी भी, हमें तो चीजें देखनी है कि बल किस किस प्रकार से लग रहे हैं, उसकी साम्यावस्था को देख रहे हैं जब वो हवा में है। अब देखो अगर ये कोण थीटा है तो बेटा ये वाला कोण भी तो थीटा होगा, और इधर ही टी लग रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कोण भी कितना हो गया थीटा। अब यहां से अपन देखते हैं इस टी का एक घटक इधर आएगा कितना टी साइन थीटा, टी कोस थीटा, और एक घटक इधर आएगा कितना टी साइन थीटा। इस तरीके से आप समीकरण लिखो। अब चूंकि ये साम्यावस्था में है तो ऊर्ध्वाधर की दिशा में बल और क्षैतिज दिशा में बल दोनों क्या होने चाहिए, कुल मिलाकर 0। तो मतलब ये वाला बल इसके बराबर होना चाहिए और ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे अपन क्या समीकरण लिख सकते हैं कि टी कोस थीटा बराबर कितना mg, और दूसरा टी साइन थीटा बराबर f, और f कौन सा बल है, f बल लग रहा है इसे स्थिर वैद्युतिकी बल, ठीक है ना। तो टी साइन थीटा बराबर f, मान बाद में रख लेंगे f का। ये दोनों समीकरण आए। अगर आप ये इस नीचे वाली समीकरण में ऊपर वाले का भाग दे दो तो देखो क्या होगा, टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा कितना बचेगा। तो अपन क्या करते हैं इस नीचे वाली समीकरण में ऊपर वाली का भाग दे देते हैं, या ऊपर वाली में नीचे वाली का दे दो, ठीक है, कैसे भी दे लो आप। तो नीचे वाली में जो इस नीचे वाली में ऊपर वाली का भाग देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कोस कितना आया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना बचा f बटा mg। ये अपने पास टेन थीटा का मान आ गया। इसे अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उपरोक्त दोनों समीकरणों से कैसे किया, प्रोसेस आपको पता लगा ही होगा। तो ये पहले हवा में जब है तो इस तरीके से अपने पास टेन थीटा का मान आया। सवाल क्या बोल रहा है कि जब इनको द्रव में डुबोया गया तब भी थीटा परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन कूलाम बल तो परिवर्तित हुआ होगा। कूलाम बल यदि परिवर्तित हुआ है, कूलाम बल यदि परिवर्तित हुआ है तो उसकी भी समीकरण देखते हैं। तो ये तो लिखा अपन ने हवा में, और ये समीकरण नंबर 1 हम लोग नोट कर लेंगे। अब जब इसे किस में डुबोया, इसे डुबोया गया द्रव में। तो द्रव में जब डुबोया गया तो देखो क्या हुआ होगा कि जब इसे द्रव में डुबोया गया तो थीटा तो सेम रहा, ये वाला भी थीटा और ये वाला भी क्या रहा थीटा, ये बॉल, और ये इस तरीके से अभी भी साम्यावस्था में रही, ये थीटा परिवर्तित नहीं हुआ। तो क्या चीजें चेंज हुई कि उसके बारे में देखते हैं। तो देखो ये इस पर बल लगा रहा होगा कितना एफ डैश, इसे एफ डैश बोल दूं, और ये भी इस पर बल लगा रहा होगा एफ डैश। दोनों के बीच की दूरी अभी भी 2l साइन थीटा रही होगी क्योंकि थीटा चेंज नहीं हुआ, और डोरी की लंबाई तो चेंज हुई ही नहीं, तो ये 2l साइन थीटा अभी भी रहा होगा। नीचे क्या लग रहा होगा mg, इस पे भी क्या लग रहा होगा mg, इधर भी तनाव बल T डैश बोल देते हैं, इसे T2 बोल देते हैं ना, और इधर भी क्या लग रहा होगा T2 क्योंकि द्रव में डुबो दिया तनाव भी। और अब आप देखो कि द्रव में जब इसे डुबोया गया, इस पूरे निकाय को जब द्रव में डुबोया गया इस तरीके से, तो बेटा द्रव की वजह से एक और बल लगता है, कौन सा, उत्प्लावन बल, वो भी तो इस पे लगा होगा, तो वो उत्प्लावन बल लगा होगा, और उत्प्लावन बल इसे अपन लिख देते हैं एफ बी मतलब बायोंसी फोर्स, उत्प्लावन बल, और इधर भी कितना लगा होगा एफ बी, दोनों का आयतन वायतन सब समान है। अच्छा एफ बी को क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे देखो उत्प्लावन बल कैसे लिखा जाता है, हमने पढ़ रखा है, एफ बायोंसी उत्प्लावन बल, घनत्व किसका, द्रव का, आयतन कौन सा, जो डूबा हुआ है, तो डूबा हुआ आयतन तो बोल के आयतन के बराबर ही होगा, तो वो तो कितना है v, द्रव का घनत्व d2g, ये fb हुआ, ठीक है, और mg ये है इस t2। अब अगर अपन इसकी साम्यावस्था के लिए अब समीकरण लिखें तो इसका पहले डायग्राम बनाओ पूरा, तो इधर t2 लग रहा है, fb लग रहा है। अच्छा ये कोण अभी भी थीटा है, ये कोण कितना है थीटा, तो देखो जब आप यहाँ पे बॉल का डायग्राम बनाओगे तो नीचे कितना लगा mg, ऊपर कितना लग रहा है v d2g, मैंने fb का मान रख दिया, इधर कितना लग रहा था t, ये कोण इधर t2, इसे t2 बोला हुआ है, इधर कितना लगा f डैश कूलाम बल जो लग रहा है। अब इस t2 के घटक ले लो, तो इस t2 का एक घटक इधर और एक घटक ऊपर, तो इधर घटक कितना आएगा बोलो, इधर आएगा t2 साइन थीटा, और इधर घटक कितना आएगा ऊपर t2 कोस थीटा, तो इसमें ही प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस t2 कोस थीटा। देखो आप ध्यान से, अब चूंकि ये भी साम्य अवस्था में है तो ये दोनों बल इनका योग
mg के बराबर और ये f डैश के बराबर। तो अगेन इसके लिए अब समीकरण क्या लिखोगे, इसके लिए समीकरण लिखोगे T2 sin थीटा बराबर f डैश और T2 cos थीटा प्लस v d2g, T2 cos थीटा प्लस v d2g बराबर mg। ये साम्य अवस्था कब, जब उसको द्रव में डुबो दिया गया। अच्छा एक बात बताता हूं, पहले में मैंने तनाव T लिया था, इसमें T2 क्यों लिया था, क्योंकि देखो जब इसको डुबोया तो एक और बल आ गया, इसका मतलब डोरी में तनाव भी चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो आप T भी लिख सकते हो, T2 भी लिख सकते हो, लेकिन उससे चेंज है, बस ये ध्यान रखना, ये तनाव अलग होगा। तो T2 sin थीटा बराबर f डैश और T2 cos थीटा। यहां से अगर अपन देखें तो T2 cos थीटा का मान कितना आया, T2 cos थीटा आपके पास निकल के आया mg माइनस v d2g। अब देखो ये T2 sin थीटा हो गया, T2 cos थीटा हो गया, अगेन इसको डिवाइड कर दो तो T2 से T2 कैंसिल, sin बटा cos अभी भी क्या हुआ tan, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, यहां से जब देखोगे तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, f डैश बटा mg माइनस v d2g, f डैश बटा v d2g, नहीं mg माइनस v d2g, v d2g। ये इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब पहले वाली इक्वेशन क्या थी और दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, उनको कंपेयर कर लेते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन को कंपेयर कर लो, पहली वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन को क्या कर लो, कंपेयर कर दो। कंपेयर करोगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, वो थी tan थीटा बराबर f बटा mg, ये तो थी समीकरण नंबर 1। और ये दूसरी वाली क्या आई, tan थीटा बराबर f डैश बटा mg माइनस v d2g, समीकरण नंबर 2। अगर आप देखो ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि ये भी tan थीटा की इक्वेशन है, ये भी tan थीटा, तो 1 बराबर 2 होनी चाहिए। तो इसका मतलब f बटा mg मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, f डैश बटा mg माइनस v d2g। और बच्चों अगर आप f डैश को इधर ले आओ तो देखो क्या बचा, f बटा f डैश और हवा में बल बटा माध्यम में बल, हवा में बल बटा माध्यम में बल, ये किसके बराबर आया था, एप्सिलॉन आर। कभी कभार इसे कैसे भी डिनोट कर देते हैं, परावैद्युतांक को ध्यान रखना, एक तो होता है स्थिर वैद्युतिकी नियतांक, उसे भी हम कैसे डिनोट करते हैं, और ये सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक भी बोलते हैं, इसको भी कभी कभार कैसे डिनोट कर देते हैं, तो ध्यान रखना इस बात का। एप्सिलॉन आर बराबर कितना आ गया, ये आ गया आपके पास, देखो इसको नीचे ले तो mg ऊपर चला जाएगा, तो mg बटा mg माइनस v d2g, ये एप्सिलॉन आर का मान आ गया। अब चाहो तो m को क्या लिख सकते हैं, देखो इस बोल का जो द्रव्यमान है m बराबर क्या होता है, बोल का घनत्व कितना है d1, तो m बराबर d1 और बोल का आयतन, घनत्व गुणा आयतन वही तो द्रव्यमान होता है, तो m की जगह ये रख दो, तो m की जगह रखोगे d1v, तो ऊपर क्या आ जाएगा बोलो, d1vg अपॉन, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसे मिटा दूं, तो यहां पे जो इक्वेशन बनी इसे इक्वल करके वो क्या बनी, m की जगह d1v, तो ये क्या बन गया d1vg अपॉन, यहां पे भी क्या आ जाएगा d1vg माइनस d2vg, देखो ऊपर से vg कॉमन ले लो, नीचे से भी vg कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा पास, ये बच जाएगा d1 बटा d1 माइनस d2, ये आपका फाइनल रिजल्ट। तो यहां से f बटा f डैश जो किसके बराबर है, एप्सिलॉन आर, वो कितना आ गया d1 बटा d1 माइनस d2, तो आपके पास जो रिजल्ट आया फाइनल वो कितना आया, परावैद्युतांक वो कितना आया, एप्सिलॉन आर बराबर d1 बटा d1 माइनस d2। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या किया, पहले साम्य अवस्था हवा में लिख ली, फिर साम्य अवस्था द्रव में डुबो के लिख ली, और फिर ये आंसर निकाल लिया। बच्चों एक और बात ध्यान रखना आप, कि जब भी आपसे जब माध्यम में पूछा जाए ना, तो जैसे ये है, ये दो आवेश हैं, तो इनके बीच में जब माध्यम आ जाए तो इस पर भी बल और इस पर भी बल, कुल बल क्या लिख देंगे, एफ डैश, इस पर भी क्या लिख देंगे, एफ डैश, और हवा में बल क्या लिख देंगे, एफ। तो हवा का बल तो अपन कैसे लिखते थे, हवा का बल लिखते थे एफ बराबर क्या लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और जब माध्यम में लिखते हैं तो क्या लिख देंगे, एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ऐसे अपन लिखते थे। तो इन दोनों में संबंध भी अपन ने देखा था क्या कि एफ बटा एफ डैश का मान ही किसके बराबर आता है, एप्सिलॉन आर के बराबर। ये आपका रिजल्ट है इस सवाल का। तो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलाम बल का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। बच्चों एक बात बताओ, अभी तक अपन ने किसकी बात की भाई, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है, तो मुझसे जैसे मान लो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो ये क्यू इस क्यू पर बल लगा रहा है इधर, ये क्यू इस क्यू पर बल लगा रहा है इधर, तो ये तो सदिश हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड ही तो अभी तो अपन लिख रहे थे क्या, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मैं आपको बोल रहा था कि ये तो है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन। लेकिन अगर मुझे एक साथ फोर्स लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगा, उसी के लिए अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे क्या, कूलाम बल का सदिश रूप। कैसे लिखोगे, कई सारे क्वेश्चन है जो इस पर भी बेस्ड आते हैं। अब इस बात को आप ऐसे समझो, सबसे पहली बात कि अगर मान लो हमें दो आवेश दिए गए हैं, दो आवेश दे रखे हैं इस तरीके से Q1 और Q2, ठीक, पहली बात है समझना, Q1 और Q2। अब Q1 के सापेक्ष Q2 का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है किसका, Q1 के सापेक्ष Q2 का, उसे प्रदर्शित कर रहे हैं अपन किससे, आर वेक्टर से। आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, या इसे आप विस्थापन सदिश भी बोल सकते हो। क्लियर। तो Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश क्या है, आर। ओके, अब इस आर को दो तरीके से लिख सकते हैं, क्या क्या, ध्यान से समझना। एक तो लिख सकता हूं मैं R12 वेक्टर, और एक लिख सकता हूं R21 वेक्टर। R12 का मतलब क्या है, आवेश या बिंदु बोल दो इसे, ये बिंदु 1 ले लेते और बिंदु 2 ले लो, ठीक। तो R12 क्या है, R12 का मतलब है 2 के सापेक्ष 1 का स्थिति सदिश, या R21 क्या है, R21 है 1 के सापेक्ष 2 का स्थिति सदिश। क्लियर, ये है। अब इसे बोल दिया R12 और R21। अच्छा, इस वेक्टर को क्या बोलोगे, इस वेक्टर को बोलोगे, अपन ने ये वेक्टर कहां से कहां रख रखा है, ये वेक्टर का मुंह जो है वो है 2 पर और पूंछ कहां है 1 पर। तो जहां पर मुंह होता है उसकी स्थिति, और जहां पे पूंछ होती है उससे स्थिति, तो 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष, तो 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष, नहीं सॉरी 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष, उसे किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, R21 से। तो अगर ये वेक्टर है तो बेसिकली क्या होना चाहिए, R21, और अगर उल्टा ले लेते तो R12। बात को समझना। अब अगर ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है, तो देखो क्या होगा, ये प्लस Q1 इस Q2 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो इस पर बल लगाएगा क्या, F2 पर 1 के कारण, इसे F21 वेक्टर, और इसे लिखोगे तो क्या लिखोगे, F, बोलो क्या, F12 वेक्टर 1 पर 2 के कारण। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये सदिश है R21, ये सदिश है R21, और R21 किसकी दिशा में है, F21 की दिशा में, और R21 किसके विपरीत दिशा में, F12 के विपरीत दिशा में। तो F12 क्या है, F12 होगा 1 पर 2 के कारण बल, और F21 क्या होगा, F21 होगा 2 पर आवेश 2 पर 1 के कारण बल।
पहली बात तो ये। और देखो आगे, अगर मुझे F21 लिखना है तो F21 का मापांक तो आप भली भांति जानते हो, लेकिन दिशा नहीं जानते, और दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे तो उसे बोलेंगे अपन सदिश प्रारूप। अभी तक हम मैग्नीट्यूड अलग लिख रहे थे, डायरेक्शन तीर के निशान से बता रहे थे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि दोनों को एक साथ लिखें, मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी एक साथ लिखें, तो वो क्या होगा, सदिश प्रारूप। किसका, कूलम्ब बल का। तो मुझे अगर F21 लिखना है तो मुझे ये तो पता है कि K Q1 Q2, या यहां पे स्मॉल लिख लो, K Q1 Q2 बटा इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, वो तो क्या हो गया, मापांक। तो यहां पे इनके बीच, अच्छा ये सदिश की जो लंबाई है वही तो इसका मापांक होगा। तो मैं यहां पे F21 लिख रहा हूं तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, क्या, R21 के मापांक का स्क्वायर। अरे यार, ये जो दूरी है इसका मापांक, ये जो सदिश है इसका इस सदिश की जो लंबाई है वही तो ये दूरी होगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही इस दूरी को प्रदर्शित कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये R21 का मापांक। और बेसिकली ये R21 क्या है, 2 का स्थिति सदिश 1 के सापेक्ष, और इसका मापांक क्या हो गया, इस सदिश की लंबाई जो इनके बीच की क्या है, दूरी। और यहाँ पे अपन जब मापांक लिखते हैं, यहाँ पे जब K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर आता है तो R स्क्वायर में उनके बीच की दूरी तो आती है स्क्वायर। अब मुझे अगर इस जगह पे दिशा लिखनी है तो पूरा मापांक हुआ है, ये तो अब तक अपन पढ़ ही रहे थे। और हमेशा दिशा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, इकाई सदिश से। दिशा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, इकाई सदिश से। और इस इकाई सदिश को मैं प्रदर्शित कर रहा हूं किससे, R21 केप, जहां पे R21 केप क्या है, R21 की दिशा में इकाई सदिश। R21 केप क्या है, R21 की दिशा में इकाई सदिश। ये जो सदिश है R21, इसकी दिशा में इकाई सदिश। क्लियर। R21 केप क्या हुआ, R21 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश। क्लियर। अब देखो, अगर मुझे R21 लिखना है ये केप, तो किसी भी इकाई सदिश को लिखने का तरीका क्या होता है, वो सदिश बटा उसका मापांक। कोई भी इकाई सदिश होता है, जैसे A एक इकाई सदिश है तो इसे कैसे लिखोगे, A वेक्टर बटा A का मापांक। ये हमने पहले भी सीखा हुआ है। तो R21 केप क्या होगा, R21 केप होगा R21 वेक्टर अपॉन R21 का मापांक। इस वैल्यू को यहां पर डाल दो तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21, और दिशा कितनी हो गई, ये R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। तो ये तो हो गया मापांक, ये आगे वाला तो क्या हो गया, मापांक, और ये क्या हो गई, दिशा। ये दिशा, ये केप कोई तो प्रारूप ये है। अब अगर इन दोनों को मिला के लिख दो तो ये भी मैग्नीट्यूड ये भी मैग्नीट्यूड, टोटल नीचे क्यूब हो जाएगा। तो F21 वेक्टर जो पूरा हो गया, F21 वेक्टर वो कितना हो गया, F21 वेक्टर हो गया आपका K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का क्यूब इंटू R21 वेक्टर, और यही सदिश प्रारूप है। R21 वेक्टर के मापांक का क्यूब और R21 वेक्टर, जहां पे R21 वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर R21 वेक्टर है। क्लियर। अब अगर ये तो मैंने लिखा F21 2 पर 1 के कारण बल, उसका सदिश फॉर्म ये है। अगर मुझे 1 पर 2 के कारण लिखना होता तो ये नोट कर लिया होगा आपने, 1 पर 2 के कारण लिखना होता तो F12, 1 पर 2 के कारण लिखना होता तो F12। तो F12 क्या लिखते हैं, F12 हम लोग लिखते हैं F12, इसे क्या लिखते हैं, अब देखो क्या होगा, F12 अगर बेटा ये सदिश R21 है, ये सदिश क्या है R21, तो F12 अगर मुझे लिखना है तो देखो मापांक क्या होगा, K Q1 Q2 बटा स्क्वायर किसका, इस दूरी के मापांक का। ये दूरी R21 के मापांक के बराबर ही तो होगी। अब एक बात समझो, अगर हमें F12 वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है, F12 वेक्टर, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि R12 का मापांक बोलो, वेक्टर का मापांक बोलो, बराबर R21 वेक्टर का मापांक बोलो, और ये दोनों मापांक मान लो R के बराबर हैं। बात को समझे मैंने क्या बोला, ये सदिश तो किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये 2 की स्थिति किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष,
उसको तो अपन ने क्या लिखा, R21 को क्या बोला था मैंने, 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष। फिर R12 क्या होता, 1 की स्थिति 2 के सापेक्ष। तो 1 की स्थिति 2 के सापेक्ष उल्टी हो जाती ना भाई। ये वेक्टर तो क्या है, 2 की स्थिति, तो जिसकी स्थिति देखनी है उस पे मुंह रखा जाता है। तो अगर मुझे 1 की स्थिति देखनी होती तो ये वेक्टर उल्टा हो जाता, ऐसे हो जाता, नहीं हो जाता, बताओ आप। तो अगर ये हो जाता, लेकिन फिर भी लंबाई तो इतनी ही रहती, इसका मतलब इसका मापांक और इसका मापांक दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। और मान लिया दोनों बराबर आर है, तो आप यहां पे आर का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा, R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या लिखोगे, R12 कैप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, R12 कैप। और R12 कैप क्या होगा, R12 कैप होगा, R12 कैप वो क्या होगा, वो होगा R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब आप इसे डालोगे तो देखो क्या होगा, F12 इक्वल टू कितना, K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर R12 कैप। इसे क्या लिख दोगे, ये हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन R12, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ये हो गया आपका F12। ये क्या हो गया, F12, और क्या है F21। क्लियर, नोट करो इसे। आपने अगर इसमें एक चीज नोट की हो तो हमने F12 और F21 दोनों को लिखा है ना। तो ये तो ही सिंपल सी बात कि F12 कितना आया, K Q1 Q2 बटा R12 के मैग्नीट्यूड का क्यूब और R12 वेक्टर। आप देखो कि मैंने बोला कि ये अगर Q1 है और ये अगर Q2 है, तो अगर ये वेक्टर किसे प्रदर्शित कर रहा है, R12 को, तो इसका उल्टा, सॉरी, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, R21 को। जहां पे मुंह होता है उसकी स्थिति, और जहां पे पूंछ है उसके सापेक्ष। तो क्या हो गया, 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष। उसको किससे किया अपन ने, R21 से। तो अगर मुझे 1 की स्थिति 2 के सापेक्ष लिखनी है तो क्या लिख देंगे, R12। अब लंबाई तो दोनों की सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या ये हो सकता है क्या कि R12 वेक्टर इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर, या फिर R21 वेक्टर बराबर माइनस R12 वेक्टर। ठीक, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए तो ये माइनस आ गया। मतलब ये सदिश इसका उल्टा है, मापांक में समान और दिशा में विपरीत है। तो अगर मैं यहां पे इसे लिखना चाहूं दोनों फोर्सेस को, तो कैसे लिख सकते हैं आप इसे देखो, F21 वेक्टर ये लिखा हुआ है, तो F21 वेक्टर बराबर कितना था, K Q1 Q2 अपॉन R, अच्छा, R21 का मैग्नीट्यूड बराबर R12 का मैग्नीट्यूड। ये बात तो सिंपल सी है ही, R21 का मैग्नीट्यूड बराबर R12 का मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहां पे अगर मैं इस R21 को R12 के मैग्नीट्यूड का क्यूब भी तो कर सकता हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब इस R21 की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस R12। क्या लिख सकता हूं, माइनस R12। तो अगर ये माइनस आगे आ जाए तो देखो ये पूरा क्या बन गया, F12 ही तो हो गया। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ये पूरा क्या है, F12। तो F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F12 वेक्टर। कि 1 द्वारा 2 पर जो फोर्स है वो उल्टा है किसका, 2 पर 1 पर 2 के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका। तो मतलब दोनों मापांक में सेम और डायरेक्शन में ऑपोजिट, और इनका सदिश प्रारूप है। और बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको पता हो, देखो इनको बहुत सी बार इस तरीके से भी लिखा जाता है, कैसे कि F12 को हम लिख देते हैं क्या, F12 को अपन लिख रहे हैं K Q1 Q2 मैग्नीट्यूड R12 इंटू R12 वेक्टर, ये लिखा हमने। आपको पता है कि 1 की स्थिति 2 के सापेक्ष कैसे लिखी जाती है, R1 माइनस R2। 1 की स्थिति 2 के सापेक्ष R1 माइनस R2, तो R12 की जगह R1 माइनस R2 भी तो लिख देंगे। F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन
R1 माइनस R2 इंटू उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R12 क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, जहां पर ये तो हो गया F12, जहां पे R1 वेक्टर क्या है, देखो R12 तो है एक की स्थिति दो के सापेक्ष, उसको क्या लिख सकते हैं R12 को R1 माइनस R2, R12 को क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2, ये हमने लिख दिया, या R21 को क्या लिख सकते हो R2 माइनस R1, दो की स्थिति एक के सापेक्ष है, एक की स्थिति दो के सापेक्ष, ठीक। अब जब आप इनको लिख रहे हो ना, यहां पे R1 क्या है, R1 है 1 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, 2 क्या है, 2 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, और R21 क्या है, 2 की स्थिति एक के सापेक्ष, और R2 क्या है, R2, देखो R21 और R2 में अंतर है, R21 तो 2 की स्थिति एक के सापेक्ष और R2 2 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, और जब किसी और की स्थिति इसकी स्थिति इसके सापेक्ष निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट ही तो हो जाता है, ठीक है ना। तो स्थिति हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष लिखते हैं, और जब अपन किसी के सापेक्ष लिखते हैं तो उसे विस्थापन कह देते हैं। तो R21 को बोल दो क्या 2 की स्थिति एक के सापेक्ष और R2 मूल बिंदु के सापेक्ष 2 की स्थिति। जैसे आपको कभी कभार ये दे दिया गया कि साहब एक आवेश के निर्देशांक, यहां पे सवाल करके देखते हैं अपन। अच्छा, ऐसे ही F21 को लिखना हो तो F21 को लिखना हो तो कैसे लिखोगे, F21 को लिखना हो तो कैसे लिखोगे बताओ, ये तो F12 हुआ, ऐसे F21 को लिखना हो तो बोलो, F21 को लिखना हो तो K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब और R2 माइनस R1, ऐसे लिखते हैं। तो जब 1 2 लिख रहे हो तो 1 माइनस 2, और जब 2 1 लिख रहे हो तो 2 माइनस 1, क्लियर। अब जैसे इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सवाल अपन करते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया कि एक आवेश का स्थिति सदिश, एक आवेश का स्थिति सदिश 2,4,6 है, और दूसरे आवेश का जो स्थिति सदिश है वो दे रखा है 6,9,4, ठीक, ऐसा दे रखा है, मान लो 6,9,4 दे रखा है, ठीक। अब आपको ये दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि बताओ कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, और मान लो ये है Q और ये है 4Q, ये प्लस 4Q और ये प्लस Q, ठीक। अब सबसे पहले बात आप निकालो, ये 1 मान ले और ये 2 मान ले, तो 2 पर 1 के कारण फोर्स, तो क्या लिखोगे F21 अभी अपन ने देखा K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब, और साथ में बोलो क्या R2 माइनस R1। बेटा अब आपको जब ये निर्देशांक दिए गए तो इसका मतलब आपको R2 लिखना आना चाहिए। निर्देशांक हमेशा किसके सापेक्ष दिए जाते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष, इसका मतलब आप R2 लिखोगे, क्योंकि R2 क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति, और मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति कैसे लिखी जाती है, R2 लिखना है तो 2 के निर्देशांक को I कैप J कैप K कैप के फॉर्म में लिख दिया, तो 6 9 4, तो ये कितना जाएगा 6 I कैप प्लस 9 J कैप प्लस 4 K कैप। ऐसे ही R1 कितना हो गया, R1 हो गया 2 4 6, 2 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 6 K कैप। R2 माइनस R1 क्या हो गया, ये तो R2 की स्थिति, 2 की स्थिति एक मूल बिंदु के सापेक्ष, 1 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, अब 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष, तो R2 माइनस R1 निकाल लोगे, और R2 माइनस R1 करके उसका मापांक भी तो निकाल सकते ना। तो ये पूरा सवाल मैं करके बता रहा हूं। तो R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, वो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाओ तो 6 में से 2 गया तो कितना आ गया 4 I कैप प्लस 5 J कैप, इसमें से इसको घटा दो, और 4 में से 6 गया तो 4 में से 6 गया तो माइनस 2 K कैप। ये आ गया आपके पास R2 माइनस R1। और अगर इसका मापांक निकालना है किसका, R2 माइनस R1 का मापांक, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्लियर। तो ये इन वैल्यूज को यहां पे रख दो, इन वैल्यूज को यहां पे रख के आपको क्या मिल जाएगा आंसर, और पूरा सदिश रूप में मिलेगा, क्लियर बात। ये है सदिश प्रारूप। तो F12 कैसे लिखते हैं, F21 कैसे लिखते हैं, वहां पे अगर आपसे F12 निकालना होता तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता R1 माइनस R2,
और सिंपल सी बात है, R21 का मैग्नीट्यूड और R12 का मैग्नीट्यूड आप निकाल के देखना, आएगा सेम ही। ठीक, चलो अब इसी सदिश प्रारूप को दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं। देखो इधर कि मान लो प्रथम आवेश का स्थिति सदिश दिया हुआ है R1। मैंने बोला ना कि स्थिति सदिश जो होता है वो किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो मूल बिंदु के सापेक्ष पहले सदिश का स्थिति सदिश दिया हुआ है कितना, R1 सदिश, और इसको आपको कोऑर्डिनेट भी दिया जा सकता है x1, y1, z1। तो R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। तो मान लो यहाँ पे रखा हुआ है q1 चार्ज, और दूसरे का स्थिति सदिश दिया हुआ है कितना, R2 सदिश। क्लियर, इसका क्या दिया हुआ है, इस पर आवेश रखा हुआ है कितना, q2। तो अब अगर मुझे लिखना है क्या F21 या F12, तो देखो क्या होगा, F12 मतलब F21 मतलब 2 पर 1 के कारण फोर्स, 2 पर 1 के कारण फोर्स। तो 2 पर 1 के कारण फोर्स है, तो बेटा 2 पर 1 के कारण फोर्स, तो इनके बीच की स्थिति वाला, सापेक्ष स्थिति वाला जो सदिश होगा वैसे ही तो लिखेंगे। ये क्या हो गया, 2 पर 1 के कारण, तो मतलब इस वेक्टर की दिशा ऐसे हो जाएगी, और अगर 1 पर 2 के कारण होता तो ये उल्टा हो जाता ऐसे। तो ये वेक्टर तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर नीचे वाला जो ये वेक्टर है वो तो क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर, 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष। और ये वाला अगर उल्टा ले लेते तो क्या हो जाता, R12 वेक्टर। क्लियर, तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। जैसे यहां से देखो, अगर मैं ऐसे ले रहा हूं, ऐसे है, तो देखो यहां से R1 प्लस R21 बराबर R2। देखो सदिश का त्रिभुज नियम लगाते हैं इस पे, तो ये वाला सदिश, ये वाला स्थिति सदिश प्लस ये वाला सदिश बराबर ये वाला सदिश। तो क्या लिखेंगे, देखो R1 प्लस R21 बराबर कितना, R2। तो R21 क्या आ गया, R21 आ गया R2 माइनस R1। ऐसे ही अगर आप उल्टा लिखते, अगर ऐसे लिखते तो R2 प्लस R12 बराबर R1। तो R21 कितना आ जाता, R21 आ जाता R1 सदिश माइनस R2 सदिश। बस यही डिफरेंस होता है। लेकिन R21 का मैग्नीट्यूड और ये R12 होता, हाँ R21 का मैग्नीट्यूड और R12 का मैग्नीट्यूड, ये दोनों तो सेम ही होते ना, क्योंकि लंबाई तो सेम है इन दोनों सदिशों की। तो मुझे अगर F21 लिखना है तो F21 क्या हो जाएगा, बोलो K Q1 Q2 अपॉन क्या लिखेंगे, R21 का क्या, R21 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 ऐसा। और अगर मुझे F12 लिखना है तो K Q1 Q2 नीचे क्या आ जाता, R12 का क्यूब, यहां क्या आ जाता R1 माइनस R2। ठीक, अब अगर इन दोनों को प्रूव भी करना चाहिए इससे, तो देखो पूरा प्रूफ कैसे करेंगे। पूरा प्रूफ करने के लिए आप ए भी यूज कर सकते हो। ये तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। अब जिसको पूरा प्रूफ करना है तो देखो क्या होगा, पूरा प्रूव करना है तो मेरे को लिखना है F21 तो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन बोलो क्या, R21 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी तो R21 हो गई ना जब मैं F21 लिख रहा हूं, तो स्क्वायर इंटू R21 केप, जहां पे R21 केप क्या है, R21 की दिशा में इकाई सदिश। R21 केप क्या हुआ, R21 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश, और इसे क्या लिख देंगे, R21 केप बराबर R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21। इस वैल्यू को यहां पे रख दो तो वापस वही रिजल्ट आ जाएगा, क्या, F21 सदिश बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, और इसकी जगह पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन R21 का, हाँ ये, अब इसको पूरा लिख दो तो कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड R21 का क्यूब इंटू
R21 सदिश। अब R21 की जगह क्या लिख सकते हैं, R21 की जगह लिख सकते हैं R2 माइनस R1, जहाँ पे R1 क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थिति, और R2 क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 की स्थिति। यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए गए रहे, तो अभी जिससे पहले जो अपन ने किया था वही यहाँ पे कर लो। ये तो हो गया F21 की बात। ऐसे ही F12 करते तो केवल क्या होगा, तो F12 करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, F12 बराबर के Q1 Q2 अपॉन R12 केप, जहां पे R12 केप क्या है, R12 सदिश की दिशा में इकाई सदिश, R12 केप क्या है, R12 सदिश की दिशा में इकाई सदिश। ठीक, अच्छा तो F12 बराबर के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, और R12 कैप R12 वेक्टर अपॉन R12 का मापांक। इसे खोल के लिख दो तो क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। और R12 वेक्टर को क्या लिख दोगे, R12 वेक्टर बराबर R1 माइनस R2। ये हो गया F12, और इससे पहले वाला था F21, और यहां से संबंध ये भी आ गया ना, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर। बोर्ड के केस में या कई बुक्स में ये वाला दिया हुआ रहता है, तो आप इसको भी देख सकते हो। अच्छा एक और चीज देखो, एक के द्वारा दो पर बल इधर, इसे क्या बोल देंगे F21, और दो के द्वारा एक पर बल F12। ठीक, अब वहां पे देखो ये बल इधर, ये बल इधर, तो F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। क्लियर। और तो इस चीज में, अच्छा इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है क्या, कि हमेशा जब भी हमने पहले भी ये बात की है कि जब भी आप सदिश प्रारूप में लिखो तो Q1 Q2 को किसके साथ रखो, चिन्ह के साथ। Q1 Q2 को किसके साथ रखो, चिन्ह के साथ। तो Q1 Q2 को हमेशा रखो चिन्ह के साथ। और इस वाले वेक्टर की खास बात, Q1 और Q2 के बीच वाला जो वेक्टर है उसकी खास बात कि जिस पर बल निकालना है उस पर ही इसका क्या होगा, हेड। तो इस सूत्र में Q1 Q2 को किसके साथ रखो, चिन्ह के साथ। Q1 Q2 को किसके साथ रखो, चिन्ह के साथ। क्लियर। चलो, Q गुलाम प्लस का, और ये आवेश है माइनस का 2Q गुलाम। ठीक, ये है माइनस, ये है प्लस का 4Q, और ये है माइनस का 2Q। मान लो इसकी स्थिति दे रखी है आपको कितनी, 2,6,4, और इसकी स्थिति दे रखी है मान लो -2,4,1, ऐसे दे रखा है कुछ तो। क्लियर। अब आपसे बोला गया कि यह है आवेश नंबर 1 और यह है आवेश नंबर 2। मैं बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे बात कर रहा हूं। तो मान लो आपसे बोला गया कि F12 लिखो, F12 लिखो। तो F12 का मतलब क्या है, 1 पर 2 के कारण फोर्स। तो सिंपल सी लॉजिक है बेटा, जब 1 पर 2 के कारण, F12 का मतलब 1 पर 2 के कारण, तो आप सदिश हमेशा सदिश का मुंह वहां रखोगे जहां पर बल निकालना है, और पूंछ वहां रखोगे जहां से निकालना है, जिसके कारण निकालना है। तो हमेशा जो ये वेक्टर है, जो इनके बीच की दूरी वाला जो वेक्टर है, उस वेक्टर का मुंह वहां पे रखो जिस पर बल निकालना है, और पूंछ वहां रखो जिसके कारण निकालना है। तो 1 पर 2 के कारण कितना हो जाएगा, K। जब अपन सदिश लिख रहे हैं, जब अपन क्या लिख रहे हैं, सदिश, तभी तो जरूरत पड़ रही है। मापांक तो अपन बहुत सी बार लिख ही चुके हैं। K, Q1 4Q, Q2, अब तक मैंने क्या बोला था आपको कि Q1 और Q2 को जब भी आप मापांक लिखो तो Q1 Q2 को चिन्ह के साथ नहीं रखा जाता। लेकिन जब आप सदिश प्रारूप में लिखो तो हमेशा Q1 Q2 को किसके साथ रखो, चिन्ह के साथ। क्लियर। फर्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑलवेज की हमेशा इसको किसके साथ रखो, Q1 Q2 को चिन्ह के साथ जब सदिश प्रारूप में लिख रहे हो। तो 4Q इंटू -2Q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। ये R12 ही तो है, एक की स्थिति 2 के सापेक्ष, तो R12 वेक्टर यही तो हुआ। और इसका उल्टा अगर इधर होते तो R21 वेक्टर इंटू R1 माइनस R2। अब R1 कितना दे रखा है, तो ये 1 है, तो R1 कितना दे रखा है बोलो। R1 बराबर है 2i केप
प्लस 6j केप प्लस 4k केप। R2 कितना है? R2 है -2i केप प्लस 4j केप प्लस 1k केप। अब R1 माइनस R2 क्या होगा? तो इसमें से इसको माइनस कर दे। तो देखो 2i में से -2i को माइनस करोगे तो प्लस ही तो हो जाएगा ना, बीच में माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस। तो R1 माइनस R2 कितना हो गया? 2 2 4, क्योंकि जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4i केप, 6 में से 4 गया तो 2j केप, और 4 में से 1 गया तो 3k केप। फिर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 9, 16 और 4 20 और 9 29, अंडर रूट 29 मीटर्स में। ये डिस्टेंस हमेशा मीटर्स में होती है, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और वेक्टर फॉर्म में R1 माइनस R2 ये रहा। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई, R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आपको, और यही तो क्या है? यही तो आपका R12 का मैग्नीट्यूड है। क्लियर? और ये क्या है? R1 माइनस R2। सारी वैल्यूज निकलने के बाद F12 कितना आ गया? F12 आ गया -8k क्यू स्क्वायर बटा R12 की जगह रख दो रूट 29 का क्यूब। और R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आएगी? 4i केप प्लस 2j केप प्लस 3k केप। ये F12 की वैल्यू है। F21 लिखते तो, अगर मान लो इसी में आपसे बोला जाता कि 2 पर 1 के कारण फोर्स, तो 2 पर 1 के कारण फोर्स F21, बोलो क्या लिखते? K Q1 4Q माइनस 2Q, अभी भी साइन के साथ, अपॉन मैग्नीट्यूड। तो अब ये वेक्टर उल्टा हो जाता, आपको करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। ये हेड ऐसे हो जाता, फिर ये क्या हो जाता? R21 हो जाता। R21 को क्या लिखते हैं? R2 माइनस R1। तो आप ये ध्यान रखो, जब जिस पर निकालना है वहां पे इसका हेड होगा, वहां पे इसका मुंह होगा। तो R2 माइनस R1। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। पहले जब R12 निकाल रहे थे तो इसमें से इस पर माइनस करेंगे। जब R21 तो 2 पर 1 के कारण, तो 2 पर 1 के कारण तो आगे वो आएगा जिस पर फोर्स निकाल रहे हो। तो R2 माइनस R1, तो यहां पे कितना आ जाएगा? रूट 29 का होल क्यूब। और R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो ये अगर R1 माइनस R2 है तो R2 माइनस R1, तो ये सब माइनस से गुणा हो जाएगा। तो इसका जस्ट उल्टा ही तो होगा, तो सब जगह माइनस 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 आ जाएगा। फिर R2 माइनस R1 आपको ऐसे करना है, तो इसमें से इसको घटा दो। तो -2i माइनस 4i, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? -2j, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3k। तो आप चाहो तो R2 माइनस R1 करके निकाल दो, बस यहाँ पे माइनस ही तो आ जाएगा, क्योंकि ये जस्ट उल्टा है। R1 माइनस R2 का उल्टा है तो R2 माइनस R1 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया? -4i केप -2j केप एंड -3k केप। क्लियर? ये आपका। अब अगर आप देखो तो ये माइनस यहाँ पे आ रहा है, और इन सब में से जब यहाँ पे ये एक माइनस और इन तीनों का माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप प्लस करोगे तो देखो ये माइनस और ये तीनों प्लस हो जाएंगे, तो इसका मतलब माइनस, और यहाँ पे भी प्लस प्लस प्लस। इसमें से माइनस कॉमन लेके इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया ना। अब आप कंपेयर करो F12 वेक्टर में तो यहाँ क्या आ रहा है? माइनस, और F21 वेक्टर में यहाँ क्या आ रहा है? प्लस। इसका मतलब F12 बराबर माइनस F21, क्योंकि आप जब देखोगे ये पूरा मान किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये पूरा मान इसी को तो प्रदर्शित कर रहा है, देख लो आप। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। तो इससे 2 इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो कि जब सदिश प्रारूप लिखना है या सदिश के रूप में लिखना है कूलॉम बल को, तो हमेशा K Q1 Q2, जो Q1 Q2 की वैल्यूज हैं, उन Q1 Q2 की वैल्यूज को हमेशा किसके साथ रखो? चिन्ह के साथ। और जो दोनों के बीच का जो सदिश है, तो उसका मुंह कहां पे रहेगा? उसका मुंह वहां पे रहेगा जहां पर फोर्स निकालना है। और R12 और R21 इसमें डिफरेंस क्या है? R12 मतलब 1 की स्थिति 2 के सापेक्ष, और R21 मतलब 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष। और इन वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं? जिस पर फोर्स निकालना है उसी में। जैसे 2 पर फोर्स निकालना है तो R21 क्या होगा? 2 की दिशा में, ऐसे। ये कौन हो गया? R21। और उल्टा करें तो R12, 1 पर 2 के कारण। क्लियर बात? थैंक यू। इन सवालों को ध्यान रखना।